हमारे साथ आशिक भाई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है फेसबुक लाइव पे, मेरे पेज पे। हमारे कई साथी जुड़ चुके हैं और इसकी वजह है, मैं बता देता हूं कि आज हम क्यों लाइव आए हैं। कई साथियों से जब बात हो रही थी, मैं आपके बारे में जानता था और आपके कला के बारे में जानता था मैं तो काफ़ी दिनों से। तो हाँ, तो मैंने जब चर्चा किया यूं ही चर्चा किया अपने दोस्तों से, क्या तुमने महारानी वेब सीरीज़ देखा है, इस पे बहुत सारी बातें होने लगी। तो लोगों ने बोला बिल्कुल बिल्कुल देखा है। तो मेरा जो सबसे ज़्यादा दिमाग ठहरा उस पर मैंने बताया कि इश्तियाक अहमद पूछे क्या हाल है आपसे, आपके शायद साथी मेरे सहयोगी हैं, हाँ पुराने सहयोगी हैं। तो इनसे ही मैंने अभिनय सीखा है बेसिकली। बिल्कुल, इस पे हम लोग आएंगे, इस पे आएंगे। इसको राज पे छिपा के रखिए पर्दे के पीछे, आगे हम बात करने जा रहे हैं। इश्तियाक भाई से बहुत सारी कहानियां सुना है आपके बारे में। तो कई दोस्तों से मैंने चर्चा किया, बताया कि आशिक भाई बिहार से हैं और एनएसडी के पास आउट हैं और लंदन भी उन्होंने कलाकार स्कॉलरशिप के तहत वो गए थे। और मैंने तो इनके कई नाटक को देखा है और कई फिल्मों में जो इनका रोल है। तो सबसे पहले मैं आशिक भाई मैं चाहूँगा कि आज जितने साथी मेरे लाइव हैं उनको आप पहले अपने रिहाइश, अपने बचपन की बातें बताइए। जो आपने स्कूलिंग कहाँ से किया, आपकी जो परवरिश हुई वो कहाँ से हुई, वो आप थोड़ा बताएं मेरे दोस्तों को। ये तो काफ़ी पुरानी घटना के बारे में मतलब याद करना पड़ेगा। बिल्कुल, छोटा सा स्कूल। तो सबसे पहले तो आज इस लाइव शो में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत और मैं नमस्कार करता हूँ आपको। कोशिश करूँगा जो भी सवाल है उसका सही अच्छे तरीके से जवाब दूँ। बिल्कुल। तो मैं रहने वाला तो पटना का ही हूँ और मेरा घर है बाकरगंज गोला रोड में। हालांकि अब ये गोला रोड पहले जैसा रहा नहीं जैसा हमारे वक्त में था। बिल्कुल। हम जब अशोक राजपथ से घुसते थे तो हमें निचल की सड़क में आर्या होटल तक दिखाई देता था, लेकिन आज सब मकानों से ऐसे ऐसे घिर चुका है ये पूरा गली। बिल्कुल। और इतना शोर है पूरे गली में कि रहना बड़ा मुश्किल है जी। और हमारे गली के पीछे मतलब जो बेन कॉलेज के सामने वाली गली में एक म्यूनिसिपल स्कूल हुआ करता था, उसको मिडिल स्कूल के नाम से जाना जाता था जी। तो उसी में मैंने मतलब पहले दर्जे से लेकर के 5वें दर्जे तक की जो है पढ़ाई वहाँ पर की है मिडिल स्कूल में जी। और उसके बाद फिर मैं पटना मुस्लिम हाई स्कूल में मैट्रिक करने गया। बिल्कुल, आपने मैट्रिक किया है और उसके बाद फिर आपने कॉलेज किया। कॉलेज हाँ, तो शुरू से स्कूल में मतलब उस तरह का पढ़ाई लिखाई में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। मैं जब हर जगह स्कूल में मैं सिंगर के रूप में, एक गायक के रूप में, एक कलाकार के रूप में ही पहचाना जाता था और मेरी वही पहचान होती थी। तो मैं स्कूलों में पढ़ाई से ज़्यादा गाने बजाने, नाचने, नौटंकी इस तरह के काम करता था, मिमिक्री, टीचर की नकल करना और इस तरह से एक लवेबल बॉय जिसको कहते हैं वो मैं अपने हर क्लास में बना रहता था और यह हाल मेरा मोहल्ले में भी रहता था। इसीलिए लोग मुझे आते जाते पकड़ लेते थे, पकड़ के बैठा करके कोई समोसा खिला दिया तो उसके लिए एक गाना सुना दो, किसी फिल्म का एक्टिंग दिखा दो। अच्छा, तो इसका मतलब कि आपकी जो कला है वो बचपन से कूट कूट कर आपके मतलब रग रग में बसा हुआ था। हाँ, ये कह सकते हैं। अगर मैं फिर मतलब आज एक प्रोफेशनल एक्टर नहीं भी होता तो मोहल्ले का तो एक्टर बना ही रहता। और मेरे ख्याल से हर इंसान के अंदर एक्टिंग के काफ़ी पक्ष होते हैं। कुछ लोग उसको अपना करियर बना लेते हैं और कुछ लोग वैसे सही करते रहते हैं। वरना मैं तो आज भी देखता हूँ हर इंसान नाच रहा होता है, गा रहा होता है। तो ऐसा तो है ही। तो बचपन से ये हुनर तो था मेरे अंदर, लेकिन कच्चे रूप में था। मतलब आप हर इंसान कलाकार होता है, बारात में आप जाते हुए देखेंगे काफ़ी लोग डांस करते हुए जाते हैं, लेकिन जब आप उसको सीखना शुरू करते हैं तो फिर वो प्रोफेशनल डांसर की ओर बढ़ जाते हैं। तो एक अमेचर, एक शौकिया करने से लेकर के मेरे इसके मतलब प्रोफेशनल होने तक का एक सफ़र है। और मेरे ख्याल से ये एक डिफ़िकल्ट पार्ट है किसी भी एक्टर के लिए। मतलब एक्टिंग तो रहता ही है, अगर है तभी आप फिर आगे उसको प्रोफेशनल रूप में फिर उसको आप पढ़ाई के रूप में उसको सीखेंगे, जानेंगे और अपने अंदर उस क्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करेंगे। और एक एक्टिंग ऐसी विधा है जो आप कई लोगों से और कई जगहों से और कई सालों में सीखते हैं और मेरे ख्याल से जीवन के आखिरी पल तक आप उसको बता नहीं सकते कि हमने सीख लिया। तो यही वो चीज़ है कला। तो निरंतर प्रयास जारी है सीखने का। मैं कुछ पड़ताल कर रहा था आपके बारे में, आपके जानने वाले लोगों के साथ, और
आपके वालिद साहब भी मिले थे मुझे, तो मैं उनसे बात कर रहा था, आपके दोस्त एक दो मिले थे उनसे। तो मुझे जो पता चला कि आपने स्कूल और कॉलेज के बाद अपने एनएसडी, जैसा कि मैंने बताया है दोस्तों, अपने वॉल पे भी लिखा था और लाइव में बताया था कि आशिक साहब एनएसडी के पास आउट हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा उससे पहले मुझे पता चला कि एनएसडी जाने से पहले आप एक कंपनी में काम करते थे जो एफएमसीडी ग्रुप हुआ करता था, उसका नेस्ले पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में है कि मेरे जीवन को 4 भाग में बांटा जा सकता है। एक पटना का दौर, पटना के दौर में इप्टा और इप्टा के लोग और पटना का रंगमंच और मेरा काम। क्योंकि मैं स्टूडेंट लेवल पर ऐसा नहीं कि पढ़ाई करता था और नाटक करता था, मैं तो काम करते हुए नाटक में घुसा था। बिल्कुल। तो पहले से ही मैं काम कर रहा था, मैट्रिक के बाद से ही मैं मतलब देखा जाए तो 8-10 साल की उम्र से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था। तो आप 10 साल की उम्र से जो आपकी कला थी उसको आप नहीं, मतलब काम करने का जो दौर है, काम कर रहे हैं और उसमें बिल्कुल एक जो घरेलू और मोहल्लेबाज कलाकार जो होते हैं, उस तरह का रूपरेखा था। तो ये बड़ी बात है कि आप बता रहे हैं, मेरे लिए मतलब हाँ 10-12 साल से तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। बिल्कुल। स्कूल्स में आप पढ़ते थे और बोले 10-12 साल की उम्र में काम करते थे, उसके फिर आगे नहीं मतलब उस तरह का काम, जैसे मतलब एकदम रेगुलर नहीं कि हर दिन आपको 10 बजे ऑफिस जाना है। बीच बीच में फादर के साथ कुछ पैकिंग का काम है, कुछ ऐसा काम है, तो उसमें स्कूल बंक हो गया उतने दिन। लेकिन आफ्टर मैट्रिकुलेशन तो फिर मैं तो बिल्कुल पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग कंपनी में नेस्ले के अंदर मैं बतौर सेल्समैन तो काम करता ही था। और उसी क्रम में मेरा जुड़ाव जो है वो इप्टा से है। तो पटना का ये जो एक अलग सेक्शन है कि पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग कंपनी, नेस्ले एंड इप्टा एंड पटना का पूरा रंगमंच। हम लोग का दौर ऐसा था कि आप एक संगठन से नहीं बंधे रहते थे, लगभग हर संगठन से हम लोग जुड़े रहते थे। मतलब और भी संगठन के जो लोग हैं हमारे वक्त में, जैसे निर्माण कला मंच था, विशाल नाट्य मंच था, थिएटर यूनिट था, इप्टा था, तो हम सब एक दूसरे से मतलब कलाकार संघर्ष समिति के माध्यम से जुड़े रहते थे और काम करते थे। और एक होल टाइमर की तरह मतलब ऐसा, मतलब जितना मैं काम पर ध्यान देता था उससे ज्यादा कहीं समय ज्यादा इप्टा पर ध्यान देता था और मैं काम करता था। मैं दोस्तों को कहना चाहूँगा, कुछ दोस्त लोग मेरे सवाल कर रहे हैं कि फयाज भाई आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, कुछ डायलॉग सुनना चाह रहे हैं। मैं बताऊंगा कि मैं थोड़ा सफ़र के बारे में डिस्कस, अपने दिल थाम के बैठिएगा और अपने सवाल को ज़रूर रखिएगा और प्लीज़ भागिएगा नहीं। अभी बहुत सारा दिलचस्प मोड़ हम लोग जानेंगे और हम जैसे नौजवानों के लिए हम लोग तो मेरे ख्याल से अतीत के खंडहरों में ज्यादा ना घूमा जाए, क्योंकि संघर्ष की जब मतलब पास्ट की जब बात आएगी तो वही होगा कि मेरा ऐसा संघर्ष था, मैंने इप्टा में इस तरह से अगर मैं इसको छोटे रूप में लेके चलूँ कि पटना ठीक है भाई, पटना में मैं काम करता था, करने के बाद मैं इप्टा में थिएटर करता था, इप्टा में रंगमंच के दौरान काफी सारा काम किया। एक सवाल आपसे मैं कहूँगा कि आप बताएं इन्हें, वो मोड़ जब आप अपनी ज़िंदगी चला रहे थे सेल्स एग्जीक्यूटिव के, वो भी एक कहते हैं कई कलाकार ऐसे हुए हैं जो सेल्स मार्केटिंग से ही बड़ा कलाकार, वो कौन सा ऐसा मोड़ था कि जो आप तो ने बताया कि आपको बचपन से कला था, रग रग में बसा था, कि आपको एंट्री मतलब नाट्य मंच इस तरह के और इप्टा से आप जुड़ पाए, कौन सा ऐसा मोड़ था जो बहुत आप इंस्पायर हुए? एक शॉर्ट लाइन में हम चाहें। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि आप काम करते हुए इप्टा से जुड़ गए, रंगमंच से जुड़ गए और उसके बाद वहाँ काम करने लगे, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा फैसिनेट करने लगी, क्योंकि अंदर आपके कहीं ना कहीं एक कलाकार दबा है। तो उसका जब परफॉर्मेंस और उसकी जब कला ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने लगी और जब जिस तरह से आपको अप्रिशिएशन मिलने लगा, तो उधर आपका खिंचाव ज़्यादा बढ़ता चला गया, आप उधर ज़्यादा जुड़ते चले गए। अब इप्टा का काम मेरे लिए प्राइमरी हो गया और मेरा खुद का काम जिससे मैं अर्निंग करता था, जिससे मेरा घर चलता था, वो मेरे लिए सेकेंडरी हो गया। यानी आपने अपने पैशन को अपने तरजीह दिया। मैं ज्यादा वहां के बारे में सोचने लगा, मैं ज्यादा वहां समय देने लगा। चूंकि मैं सिंगर भी था, गायक भी था, तो मैं जनवादी मतलब गानों में, मतलब नाटक के अलावा गाने गाना है, कहीं जाना है तो रैली में, चूंकि इप्टा का जुड़ाव उन दिनों काफी पॉलिटिकल मूवमेंट से भी होता था, तो हर तरह के लेवल पर जब आप जा रहे थे तो जगह जगह आपको जो तारीफ मिल रही थी, जो अप्रिशिएशन मिल रहा था, जो दर्शकों के बीच आपका मतलब प्यार बन रहा था, वो चीज आपको ज्यादा उधर बिल्कुल अपनी ओर खींच रहा था। और इसीलिए एक एक्टर जब रंगमंच में घुसता है और उसकी चीजें जब लोग स्वीकार करने लगते हैं, तो उसका इंटरेस्ट उधर ज्यादा बढ़ने लगता है और वो उधर डूब जाता है, फिर उसके लिए वही जुनून बन जाता है और फिर करते करते लगता है कि इसको अब और जानो और सीखो।
तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल एफर्टलेस तरीके से, जैसे कि नदी बह रही होती है तो मैं नदी की तरह बहता बहता यहाँ तक चला आया हूँ। मैंने किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट उस तरह से सोच के नहीं किया, बस दिमाग में एक थॉट आया और मैंने बोला भी ये करना चाहिए, बस उसमें लग जाता हूँ। बिल्कुल, आपने ये सही कहा। कहते हैं, मैं एक कई फिल्मों का ये डायलॉग है कि जब किसी चीज को पूरे दिल और जान से चाहो तो पूरी कायनात, शायद आपके साथ भी ये पूरी कायनात तैयार होती है आपको उसे मिलाने के लिए। तो फिर आप NSD चले गए। लेकिन सिर्फ चाहत से नहीं होती, अगर आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उस तक पहुंचाने में लग जाती है। लेकिन जिस चीज को चाहते हैं उसकी चाहत के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। सिर्फ चाह करके आप बैठ जाएंगे तो कायनात नहीं पहुंचाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कायनात तक अपनी चाहत पहुंचाने के लिए उसके लिए आप कर क्या रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैं इप्टा में गया तो इप्टा में और ज्यादा मैंने काम करना शुरू किया। जब आप काम करना शुरू करते हैं तो जो नेतृत्व के लोग होते हैं वो आप पर और भरोसा करते हैं और फिर आपके कंधों पर और जिम्मेदारी देते हैं। यानी कि आपका एक काम आपके लिए दूसरा काम लाता है, दूसरा काम आपके लिए तीसरा काम लाता है। तो यानी कि हर काम में आपको प्रूफ करने की जरूरत है, मेहनत के जरिए, अपनी काबिलियत के जरिए, तभी आप वहां आगे बढ़ते हैं, एक पहचान बनाते हैं। एक पहचान एक प्लेटफॉर्म पे आदमी बनाता है, फिर उससे आगे के प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है। उसके लिए फिर मेहनत शुरू होती है। तो वहां से मेरा शुरू होता है इप्टा के बाद राष्ट्रीय नट विद्यालय। बिल्कुल। फिर वहां के लिए भी मेरी 5 साल की मेहनत है। ऐसा नहीं कि मैंने सोचा कि मैं जो राष्ट्रीय नट विद्यालय जाना चाहिए और मैं उठ के चला गया। बतौर अभिनेता इप्टा के अंदर मैंने 5 साल सिर्फ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना है, इसको लेकर के मैंने काम किया। आपने सुना मेरे दोस्तों, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि ये जो डायलॉग ठीक है कि जो संवाद है कि पूरी कायनात मिल जाती है, उसके पीछे परिश्रम भी बड़ी बात है। जब परिश्रम करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि इनका जुनून था वो उस 5 साल यहाँ नाटक करते हुए भी कि मुझे NSD में जाना है। NSD की में जब आप गए तो वो पहला अनुभव आपका कैसा था, उसके बारे में शॉर्ट में आप थोड़ा बताएं, एक लाइन बताएं। ये खुशी, मतलब जो आपने बताया कि 5 साल का मेरा परिश्रम था, मैं इसलिए तैयारी कर रहा था, और जब पहली बार गए होंगे वो एक्सपेक्टेशन कैसा था जब पहला दिन था? जाहिर सी बात है कि आप होने के पहले या होने के क्रम नहीं, में, आप जब गए, एडमिशन आपका हो गया, जो पहला दिन होगा वो कैसा था? अब मतलब काफ़ी चौंकाने वाला है। क्या होता है कि हम लोग पटना से थे, हम उस समय तो बहुत ज़्यादा, अभी तो काफ़ी मतलब ग्लोबलाइजेशन आने से इतनी सारी डिजिटल मीडियम पर चीज़ें हैं, इतने एक्सप्लोर कर लिए हैं लोगों ने कि सारी चीज़ें पता होती हैं। लेकिन हम जब 96 में गए थे तो फ़ोन इस तरह का मोबाइल फ़ोन तो था नहीं, वो लैंडलाइन फ़ोन होता था। बिल्कुल। तो PCO वाला चक्कर था, 2 रुपए या 1 रुपए के सिक्के डाल के करने वाला दौर था। तो बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी। और जब आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बिहार से जाते हैं, ठीक है पटना से जा रहे हैं, लेकिन पटना से जब पहुंच रहे हैं तो उसके मुकाबले जो दिल्ली से पहुंच रहा है, जो बॉम्बे से पहुंच रहा है, जो और अलग अलग शहरों से पहुंच रहा है, उन सब लड़कों के साथ जब आप वहां पर पहुंचते हैं तो शुरू में आप अपने को बहुत छोटा महसूस करते हैं। क्योंकि आपको लगता है हमको तो मालूम नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज आपकी शक्ति के रूप में उभर के आती है, वो है आपका टैलेंट, आपकी कला। आपकी कला। क्योंकि कोई अंग्रेजी बोल के तो आपको डरा सकता है, लेकिन जब एक्टिंग होगा, जब परफॉर्मेंस होगा, जब इम्प्रोवाइजेशंस होगा क्लास में, और जब क्लासेस होंगे तो उसमें आपकी सबकी कला दिखेगी, एक्टिंग दिखेगा। बिल्कुल। तो शुरुआत में थोड़ा सा एक भीगी बिल्ली जैसा मतलब माहौल रहता है, आप सहमे सहमे रहते हैं, क्योंकि अचानक से आप दिल्ली पहुंच जाते हैं पटना के बाकरगंज से। बिल्कुल। तो पटना के बाकरगंज से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपका हो जाना, और वहां पहुंच के दिल्ली के एटमॉस्फेयर में जहां पर बड़ी बड़ी बातें जब रंगमंच की जाती है तो लगता है ओ माय गॉड, ये है क्या, ये सारी चीज़ें भी वर्क करती हैं। हम तो इससे बड़ा बड़ा काम ये बिना जाने सब कर रहे थे, और यहाँ ये छोटे छोटे काम में इतनी इतनी बड़ी थ्योरियाँ पढ़ाई जा रही हैं, मतलब इसके पढ़े बिना तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो फिर आप टेक्निकल चीज़ों को वहाँ सीखना शुरू करते हैं। यहाँ जो चीज़ें आप इंस्टिंक्ट के तौर पर कर रहे थे इप्टा में, बिना उन चीज़ों को जाने, बिना उन थ्योरीज को जाने, बिना उस सिद्धांत को जाने आप कर गुजरते थे। अब जब आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ना शुरू करते हैं तो वही सारी चीज़ें सिद्धांत के आधार पर करना शुरू करते हैं। तो फिर आप एक और मजबूती की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसके बारे में अब साहित्यिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से जान भी रहे हैं। इसीलिए
ट्रेनिंग का बड़ा महत्व है, ज्ञान का बड़ा महत्व है, कहीं से पढ़ने का बहुत महत्व है कि अगर आप थिएटर कर रहे हैं तो थिएटर के बारे में आप पढ़ते भी हैं तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन रंगमंच बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बिना पढ़े भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो उनका इनर ऐसा मतलब क्या कहते हैं टैलेंट है जो हिडन है, जो निकल रहा है। लेकिन उसी चीज़ को अगर आप पढ़ के करते हैं, उसके बारे में जान के करते हैं, तो उसकी एक अलग बात होगी। बिल्कुल। इसका मतलब जो हमेशा कहते हैं कि ट्रेनिंग आपको निखारता है, आपकी चीजों को एक्सप्लोर करने का मौका देता है और आप अपने अंदर की सारी चीजों को ढूंढना शुरू करते हैं उस सैद्धांतिक रूप से। आप जब एक मूवमेंट भी कर रहे हैं, अगर आप अपने मंच पर काम करते हुए, तो आपको पता है कि व्हाई आई एम डूइंग दिस। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसका मतलब इन्होंने आशिक भाई ने बहुत सही तो शुरुआत का इब्टा का 6 महीना जो था वो मेरे लिए बहुत सहमा था, और खासकर अंग्रेजी, क्योंकि वहां पर बहुत सारी क्लासेस शुरुआत में इतनी अंग्रेजी में होती हैं और फर्स्ट ईयर ज़्यादा प्रैक्टिकल होता नहीं, ज़्यादा थ्योरेटिकल होता है, और टीचर्स वगैरह ज़्यादा फ्लो में अंग्रेजी बकते हैं। क्योंकि ये तो मैंने भी जान लिया है कि एक्टिंग जो अंग्रेजी में जब पढ़ रहे होते हैं तभी ज़्यादा समझ में आता है। हिंदी में पढ़ते समय लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है बहुत ईजी चीज़ है। बिल्कुल। तो ज़्यादा टीचर भी अंग्रेजी में ही पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अंग्रेजी में ही पढ़ा हुआ है, ज़्यादातर चीज़ें अंग्रेजी में ही लिखी हुई हैं, और उससे जब ट्रांसलेट होकर हिंदी में आता है तो उस किताब को पढ़ना भी मुश्किल है, क्योंकि इतने टेक्निकल शब्द में लिखे रहते हैं कि उसके लिए फिर हिंदी को पढ़ने के लिए हिंदी के डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है। वाह, क्या इसीलिए उन किताबों को पढ़ना बहुत मुश्किल है। जो लोग यहाँ पर हिंदी में उन किताबों को ट्रांसलेट करके उन्होंने रखा है रंगमंच का, उस किताबों को पढ़ने में आपका सर दर्द हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे शब्द हिंदी के भी है कि हिंदी में हो रहते हुए भी हम वो शब्द नहीं जानते। तो हमारी ये विडंबना भी हो सकती है कि हम हिंदी भाषी लोग हैं और हम हिंदी ही नहीं जानते, इसीलिए हम उन किताबों को नहीं पढ़ पाते। और वैसे मैंने मतलब एक इत्तेफाक की बात शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल, आप साझा करें। जो मैंने बम्बई में डिस्कवर किया था, उस पर बाद में आएंगे, कि हर इंसान जो है 150 शब्द में अपनी पूरी दिनचर्या चलाता है। 150 शब्द? हाँ, अगर दिन भर आप जो बोल रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लें और फिर लिखना शुरू करें तो 150 वर्ड से ज़्यादा आप नहीं जानते हैं। दोस्तों गौर से सुनिएगा, आशिक भाई। और थोड़ा बहुत जो प्रोफेसर लिंक का आदमी है वो 200 वर्ड। दिन भर यही बात होती है, खाना खा लिया, अच्छा सुनो मैं यहाँ जा रहा हूँ, तुम आओगे, सब नोट कर लो, तो 150 वर्ड है। बिल्कुल। अब उससे ज्यादा जब जो शब्द मिलता है उसको जबान को बोलने की आदत नहीं है, दिमाग को सोचने की आदत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं, हम सुनते नहीं हैं। तो इस चक्कर में हमारी वोकैबुलरी कम होती है। इसलिए हम हिंदी साहित्य अगर पढ़ना शुरू कर देते उस रूप में, तो उन सब शब्दों को भी जानते। जैसे आप जयशंकर प्रसाद को पढ़ने के लिए तो आपको डिक्शनरी चाहिए होगा, क्योंकि उसमें जिस तरह के शब्द हैं वो हम जानते ही नहीं हैं उसके अर्थ। बिल्कुल। मेरे दोस्त, अगर कोई सवाल होगा, मैं कुछ बड़े भाइयों को देख रहा हूँ कि लाइव जुड़े हुए हैं। हाँ, अविनाश दास साहब को अविनाश भाई जुड़े हुए हैं, बहुत शिद्दत से देख रहे हैं। नमस्कार, मेरे प्रशंसक हैं वो, और मेरे काम को की सराहना बहुत करते हैं। अविनाश भाई सुन रहे हैं, उनसे सवाल होगा। इश्तियाक भाई सुन रहे हैं, आपके पुराने दोस्तों में से, इप्टा से जुड़े हुए साथी। इश्तियाक हमारे वक्त में हमारे साथी इप्टा में थे, और इनके अभिनय से मैं काफ़ी मुतासिर था, और एक नाटक जब दलदल के बाशिंदे कर रहा था तो इनसे काफ़ी कुछ सीखने का मुझे मौका मिला। बिल्कुल। अभी एक श्रोता आपके बारे में बड़ी अच्छी बात लिख रहे, वो कह रहे शब्द और भाषा अभूतपूर्व ज्ञानी है, आपकी ये बातों से पता चल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कहा है श्रोता ने। अविनाश भैया ने धन्यवाद। अगर आप सवाल हो तो ज़रूर आप सवाल करेंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, दूसरे सेशन की तरफ। एनएसडी के बाद की अब सफ़र की हम बात करते हैं। हाँ, तो एनएसडी में काम करते हुए अंग्रेज़ी मेरे ऊपर भारी रहा है एनएसडी के दौर में, और ये एनएसडी के सारे लोग जानते हैं। और काम चलाने के लिए मतलब पागलों की तरह अंग्रेज़ी को सीखते हुए भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लोगों ने मुझे देखा है, क्योंकि मैंने फिर एनएसडी पास आउट होने के बाद फैसला किया था कि मैं लंदन जाऊंगा और वहाँ से पढ़ूंगा। क्योंकि जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकलने के बाद अपने को देखता था तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं कुछ कसक बाकी है, मेरे अंदर काफ़ी देसीपन है। और ये देसीपन मुझे चेखव तक नहीं ले जाएगा, इब्सन तक नहीं ले जाएगा, शेक्सपियर तक नहीं ले जाएगा, और मैं सिर्फ भारतीय नाट्य परंपरा के जुड़े नाटकों को ही करता रह जाऊंगा। तो इसके लिए मुझे एक कल्चर की ज़रूरत है, उस एटमॉस्फेयर को देखने की ज़रूरत है, वहाँ के लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, वहाँ पर किस तरह से चीज़ें लोग जी रहे हैं, उस देश को देखने की ज़रूरत है, मुझे यूरोप को देखने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने एक नया चरम
शुरू किया राष्ट्र मतलब ब्रिटिश काउंसिल का फॉर्म भरा वहाँ स्कॉलरशिप के लिए, और इत्तेफाक से मेरा सिलेक्शन हो भी गया। और ये बोला गया कि आप लंदन पढ़ने जाएंगे लेकिन आपको तो अंग्रेजी आती नहीं है, वहाँ पढ़ेंगे कैसे? हम बोले एक्टिंग पढ़ने के लिए लैंग्वेज की क्या ज़रूरत है, जितना भर डायलॉग होगा उतना हम बोल लेंगे याद करके। अच्छा, आपने ये बड़ा दिलचस्प हो रहा है कि आपने कहा कि हम लोग वॉइस पढ़ना है, डांस करना है, म्यूजिक करना है, तो ये सब करने के लिए लैंग्वेज क्या होता है वो तो हम समझ ही जाएंगे। आगे कभी नहीं, बॉडी लैंग्वेज तो हम जानते ही हैं। अच्छा। और उतना मैं सुनना सीख चुका हूँ, 3 साल में लिसनिंग मेरी ठीक है। मतलब अब मैं समझ जाता हूँ कि क्या है। हाँ, मैं बोल नहीं पाता क्योंकि स्पीकिंग हैबिट नहीं है। अब आज भी कहाँ स्पीकिंग हैबिट है, लेकिन हम रीडिंग तो अब कर ही लेते हैं, लिसनिंग तो कर ही लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग हंसने लगे उन्होंने, और मेरा इंटरव्यू पूरा हिंदी में था। अच्छा। वहाँ पे काफी हिंदी के जज थे, वो जो टेलर थे उसको समझाते थे, तो उन्होंने बोला कि आपकी चीजें ठीक है, तो व्हाई यू वांट टू गो इन लंदन। हम बोला सर मैंने 3 साल की ट्रेनिंग ली, इतना साल थिएटर किया, लेकिन आज भी मैं पाता हूँ कि मैं बिल्कुल भारतीय नाट्य परंपरा का नाटक हूँ, मेरे अंदर ना यूरोपियन टच ही नहीं है। अच्छा। तो मैं रियलिस्टिक एक्टिंग कैसे करूंगा? मैं चेकअप करना चाहता हूँ, मैं इब्सन करना चाहता हूँ, मैं शेक्सपियर करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो मैं बिल्कुल भरत मुनि का नाट्य शास्त्र बन के घूम रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल। तो प्लीज मुझे वहां भेजा जाए ताकि मैं वहां के कल्चर को देख करके अपने अंदर कुछ अडॉप्ट कर सकूं। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुम 3 महीने में कम्युनिकेटिव इंग्लिश भी सीख जाते हो, जो आम जीवन की बोलचाल में जो काम आता है कि आप शहर में घूम सके, कुछ खरीद सके, कुछ बात कर सके, तो हम तुमको भेज देंगे। अच्छा, ऐसा हुआ। वहां से 3 महीना जो है मेरे अंग्रेजी सीखने का दौर शुरू होता है। अच्छा। 3 इंस्टीट्यूट में दिल्ली में ज्वाइन करता हूँ, सुबह में, शाम को, रात में। और इस तरह से मैंने IELTS जो वहाँ के एग्जाम है वो पास करता हूँ, और उसमें 1 पॉइंट कम ही रह जाता है। उनको 9 चाहिए था, मेरे को 8 ही आया, फिर भी उन्होंने मुझे ले लिया, भेजा। ये बिल्कुल ये मैं कहना चाहूंगा, मुझे भी मेरे दोस्त जा रहे थे तब मुझे पता चला था कि IELTS और TOEFL एक टेस्ट होता है। तो TOEFL तो हम नहीं देना चाह रहे थे, वो अमेरिका के लिए होता है, वो बहुत टफ होता है। बट IELTS में जो एक जनरल कम्युनिकेटिव सिखाते हैं उसका टेस्ट मैंने क्लियर किया। 3 साल भयानक, वो जो 3 साल मेरी पढ़ाई है, बिल्कुल वो कोई भी NSDN उस दौर में उसके आंखों से आंसू तो निकल ही गए होंगे। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये एक बात जरूर कहते हैं कि ये जो परिश्रम आपका रहा NSD के बाद लंदन जाने के लिए, और ये इंग्लिश से, ये हमेशा से बिहार के छात्रों के बारे में कहा जाता है, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ, क्योंकि जब आप गए होंगे बम्बई, लंदन सॉरी, तो मुझे लगता है कि आपने कई लोगों को हिंदी सिखाया होगा और लोकल भाषा सिखाया होगा कई। या एक्चुअली ना ये सारी चीज़ें जो है ना वो धीरे धीरे समझ में आती है। जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो समय के साथ आपको आता है, क्योंकि भाषा हमेशा जो वॉइस है या जो स्पीच है, जो संभाषण की कला है, वो 4 चीज़ों पे जुड़ी हुई है। एक भी चीज़ आपकी बदलेगी तो ही वो बदलेगी। जैसे अगर हम बाकरगंज में रहते हैं, बिल्कुल, तो हम बोरिंग रोड में जो रहता है उसके जैसा नहीं बोल सकते। बिल्कुल। तो देखिए, एक शहर में ही आप बोरिंग रोड में रहते हैं और बाकरगंज में रहते हैं, तो आपकी वॉइस और आपका संभाषण अलग हो जाएगा। कहा जाता है हर 10 किलोमीटर पे भाषा का बदलाव होता है, हर 10 किलोमीटर पे अलग अलग। और एक ही शहर में, लेकिन आप किस परिवार में हैं, आपके परिवार के अंदर क्या ध्वनि है, आपके परिवार में किस तरह से बातचीत हो रही है। एक सब्जी बाग में रहने वाले परिवार के अंदर जो इस तरह की बातचीत होती है, वो एक राजा बाजार या शास्त्री नगर में रहने वाले परिवार के बीच वैसी भाषा नहीं होती होगी। तो उसका है कि इन्वायरमेंट, बिल्कुल, यानी कि आप किस तरह के वातावरण में आप जी रहे हैं, आपकी भाषा, आपकी वॉइस, आपकी आवाज उस तरह की होगी। एंड एयर, सुनना, आप सुन क्या रहे हैं, जो सुन रहे हैं वही बोल रहे हैं। एक बच्चा वो तो भाषा सीखता नहीं है, लेकिन वो जो सुनता है वही बोलता है। तो आज हम जो भी बोल रहे हैं, वो जो सुन रहे हैं वो बोल रहे हैं। तो आप सुनना शुरू कर देंगे तो आप अच्छा बोलना शुरू कर देंगे। तो जैसे आप जिस परिवेश से आप निकल के दूसरे परिवेश में जाते हैं, जैसे मान लिया कि आरा का आदमी पटना में आता है तो उसकी थोड़ी भाषा बदल जाती है। वो पटना से फिर चला जाता है दिल्ली, तो उसकी और भाषा और वॉइस बदलती है, पर्सनालिटी बदलता है। तो तीसरा चरण है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे वैसे वैसे चेंज होगा। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये बिल्कुल सही एंड फोर्थ आता है फिजिकल एजिलिटी, आपकी शारीरिक संरचना कैसी है, अंदर के मसल्स और बोन्स कैसे हैं, वो आपकी आवाज पर इफेक्ट करते हैं। बैठ यहाँ पर मैं आवाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर भाषा लैंग्वेज की बात करता हूँ कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, मैं पटना तो पटना तक की भाषा जानता था, पटना में भी हमारा एजुकेशन कितना है, हम पढ़े कितने, हमारा एजुकेशन टिका हुआ है कि मेरे घर में लोग कितने पढ़े लिखे हैं, मेरे बाप कितने पढ़े हैं, मेरे भाई कितने पढ़े हैं, तो इन सब चीजों का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि पटना में मैंने रंगमंच भी ज्वाइन किया, तो इत्तेफाक से ऊपर वाले ने मुझे इप्टा में भेज दिया। बहुत अच्छा जी। तो इप्टा एक ऐसी संगठन है जहां नाटक तो करने को मिलता ही है, लेकिन वहां पर साहित्य का इतना अच्छा वातावरण होता है कि एक जाहिल आदमी भी पहुंच जाए इप्टा तो वो भी पढ़ा लिखा होकर निकलेगा। ये शक्ति हमारे वक्त में तो बहुत ज्यादा थी, अभी फिलहाल कितना है मुझे नहीं मालूम। तो आप ऐसे ही सीख जाते हैं, क्योंकि आपको जो संस्कार मिलता है, आपको जो कल्चर मिलता है, वो सिर्फ नाटक नौटंकी करने का नहीं मिलता, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बनते हैं, आप देश के बारे में सोचने लगते हैं, आप देश में जो घटनाएं क्रम हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है राजनीतिक लेवल पर, सामाजिक लेवल पर, उसके बारे में आप देखते हैं, और उन चीजों को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो दैट्स कॉल आपका फिर बौद्धिक विकास होता है, आपका माइंड और ओपन होने लगता है। तो मेरे पढ़ने जो स्कूलिंग है, जिसकी मेरी डिग्री मेरे पास है, आप मुझे कह सकते हैं कि आप तो BA ऑनर्स किया, आपने मैट्रिकुलेशन किया, उसको मैं बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि मैंने सिर्फ टेक्निकली किया है। पढ़ा तो मेरे पास सर्टिफिकेट है, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन करना था, क्योंकि मुझे NSD जाना था, तो मैंने बस उतना पढ़ा जितना में मेरा ग्रेजुएशन हो जाए, लेकिन मेरा उस सब्जेक्ट पे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन उतना दिन मैंने नाटक में रहते हुए साहित्य बहुत पढ़ लिया, पोइट्री बहुत पढ़ा, स्टोरी बहुत पढ़ा, प्लेस बहुत पढ़े, नॉवेल्स बहुत पढ़ा, लेकिन मैंने अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, मैंने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी उतनी, मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी उतनी, क्योंकि मेरा दिमाग कहीं और था। बिल्कुल। तो मैं वो चीज पढ़ता गया जो मैं करना चाहता था, मैंने वो चीज नहीं पढ़ा जिसके लिए मुझे डिग्री लेनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको मैं अपनी कमी भी मान सकता हूं, लेकिन एक आदमी क्या करेगा यार, काम भी करना है, इप्टा में नाटक भी करना है, NSD भी जाना है, वहां की चीजें भी पढ़नी है, और फिर वो कोर्स भी पढ़ो जो BN कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। तो मतलब इसको स्वीकार करता हूं मैं कि हाँ, मैंने उस रूप में हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर चाटो सुबह सफा, वही हालत थी मेरी कि बस उतना पढ़ता था जितना मैं एग्जाम दे सकूं। ये उन सभी के लिए इंस्पिरेशन है। पटना यूनिवर्सिटी के कई छात्र यहाँ जुड़े हुए हैं यहाँ से, और उनके लिए बड़ा इंस्पिरेशनल है जो आपने कहा कि एक सत्य तो ये है कि आपने जो अपने जुनून के प्रति, अपने उस मंजिल को पाने के लिए अपना ज़ील जिसे कहते हैं, मतलब परिश्रम लगातार जारी रखा कि मुझे आगे जाना है। और ये भी आपने बड़ा अच्छी सच्चाई बोला कि मैंने पढ़ा जरूर है, क्योंकि मुझे आगे जाना, तो वो डिग्री मैंने सिर्फ लिया उतना ही तक पढ़ा है उसको, जितना में मैं उसके एग्जाम को क्लियर कर सकूं। मैं उसका स्पेशलिस्ट नहीं हूं। बिल्कुल। लेकिन हाँ, रंगमंच में मैं स्पेशलिस्ट हूं अपने सब्जेक्ट में, क्योंकि उसको मैंने खूब पढ़ा। बिल्कुल। लेकिन मेरा ये मानना है, जो आपने अपना अनुभव साझा किया, कि शायद आपने जो स्कूल से लेके कॉलेज तक पढ़ाई नहीं किया, लेकिन आपने जो साहित्य की जो ज्ञान को प्राप्त किया और आपने संगठनों से जुड़ के, मुझे लगता है कि एक मेरा भी जो अनुभव है, मैंने भी पढ़ा, तो मैंने ये पाया है कि शायद एक व्यक्ति उतना सिर्फ सिलेबस को पढ़ पाता है, लेकिन ओरिजिनल की सही में पढ़ाई जो आपने बताई है, साहित्य या लैंग्वेज एक छोटी चीज नहीं होती है, एक बहुत बड़ी चीज होती है। करेक्ट। और इस पे ही अगर हम पकड़ हो पाती है तो हम बेहतर संवाद कायम कर पाते हैं। तो बिल्कुल, अब हम तीसरे पहर में चल रहे हैं, जो आशिक भाई से, ये तो अपना उन्होंने बताया बिगनिंग। हाँ, मतलब ये पटना से कैसे आप रंगमंच से जुड़े, कैसे NSD गए, वहां से लंदन गए, ये सब ट्रेनिंग का क्रम है। उसके बाद आप बॉम्बे पहुंच जाते हैं, और बॉम्बे का फिर अपना एक संघर्ष शुरू होता है। लेकिन मैंने बॉम्बे में एक चीज फील किया कि हर वो चीज मैंने प्राप्त कर लिया है जहां मुझे पता है कि ये कहां मुझे जाना है। जैसे मुझे NSD जाना है तो NSD में चला गया, क्योंकि पूरी ताकत NSD जाना में झोंक दी। बिल्कुल। वहां से मुझे लंदन जाना, तो लंदन में पहुंच गया, क्योंकि मैंने पूरी ताकत लंदन जाने में झोंक दी। बॉम्बे जाकर के ब्रांचेस इतने फैले में है कि कहां जाना है। अच्छा, ऐसा भी वैसे भी बम्बई कहते हैं कि सपनों का शहर है और मायानगरियों का। आपके हाथ में कुछ नहीं होता। बिल्कुल। बॉम्बे जाकर के मुकेश अंबानी के फॉर्म में मुझे ज्वाइन करना है,
बिल्कुल। जैसे एडिशन ने जो मतलब ज्वाइन कर लिया था कि मुझे इसके साथ जुड़ करके बल्ब बनाना है, तो वो आपने पढ़ा होगा, मतलब क्या है वो नेपोलियन हिल की मैंने जो नहीं पढ़ा, सुना किताब है, क्योंकि हाँ, थिंक एंड ग्रो रिच में, हाँ, बिल्कुल। कि मतलब पहले विचार आते हैं, विचार ही वस्तु है। तो एक आदमी ने सोचा, तो हम सोच एक जगह के लिए सोच के आप लग जाते हैं, बिल्कुल, और फिर वो शिद्दत से आपका दिमाग कंटिन्यू वही सूखता है। तो वही फिर रहस्य की बात आ जाती है, द सीक्रेट, कि आप जो चीज अंदर मनन करना शुरू करते हैं और उसी में लगे रहते हैं, तो दिमाग आपका विचेतन मन उसको क्रिएट कर देता है और आपके जीवन में वो वास्तविकता बन के उभर जाता है। तो ऐसा मैं सोचता रहा कि यार बॉम्बे एनएसडी तो एक एनएसडी था, मैं लग गया, लंदन लग गया, अब बॉम्बे में आके कहाँ लगूं? यहाँ तो एक आदमी तो है नहीं, बिल्कुल। आप सिर्फ एक डायरेक्टर के पीछे तो लगना नहीं है, एक फिल्म तो करना नहीं है, एक सीरियल तो करना नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टर से मिलो, प्रोड्यूसर से मिलो, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलो, कहाँ मिलो, किसके पास जाऊं? बिल्कुल। तो ये परेशानी करता रहा, और लेकिन अब कोई चारा भी नहीं है। बॉम्बे आपको ऐसा है कि आप जो चाहते हैं उस हिसाब से तो चलता नहीं, बॉम्बे आपको अपने हिसाब से चलाता है, और हर एक के हिसाब से वो आपकी लाइफ को सेट करता चला जाता है। बिल्कुल। और उसमें किसी का काम बहुत पहले हो जाता है, किसी का काम बाद में होता है, लेकिन बॉम्बे वो शहर है कि आपका भी नंबर आएगा, और हर करेक्ट और हर अभिनेता के जीवन में, अभिनय क्षेत्र में कोई ना कोई एक काम ऐसा आ ही जाता है जो आपके जीवन की दिशा को बदल देता है। प्रेम कुमार एंड महारानी मेरे जीवन में ऐसा ही एक काम है जो 20 साल के बाद ये आप जैसा सुना, हाँ, मतलब आया है बॉम्बे कि ये 20 साल का लंबा सफर रहा। हाँ, मतलब 2003 से मैं मुंबई में हूँ, मैंने काम तो बहुत किया है, लेकिन उस काम से मेरी जीविका चली है। लेकिन एक एक्टर को तो पहचान चाहिए, बिल्कुल, वो पहचान का भूखा होता है। हाँ, वो नाम चाहिए, प्यार मोहब्बत, वो इस काम ने मुझे दिया। बिल्कुल। और मैं इसके लिए सबका आभारी हूँ, चाहे इससे मतलब इससे जुड़े लोग, सबसे पहले तो अपने रब का आभारी हूँ, क्योंकि ये चांस तो दिया तो उन्होंने ही है, लेकिन इसके साथ जुड़े सुभाष कपूर हैं, करण शर्मा है, मुकेश छाबड़ा है, राम गोपाल बजाज है, एक लंबी फहरिस्त है मेरे पीछे यहाँ तक पहुँचाने में। उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने इसको देखा, इतना मतलब इतने अच्छे से इसको मतलब रिस्पॉन्ड किया, पसंद किया, और प्रेम कुमार को खासकर। और ये पटना के ह्यूज डिमांड पे ही आज आप लाइव आए हैं, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल, क्योंकि तो प्रेम कुमार के अंदर क्या है, प्रेम कुमार की तैयारी बिल्कुल एक अलग ढंग से। जब मैंने प्रेम कुमार शुरू किया तो ज्यादातर लोग बिहार के नेताओं का यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू किए थे। अच्छा, जो शुरुआत हुई, हाँ, लोग देख रहे होंगे, बिल्कुल। तो मुझे भी हुआ कि वहां के कुछ मैनरिज्म पकड़ने के लिए उनको देखो। मैंने साउथ के नेताओं को देखना शुरू किया। अच्छा, आप साउथ के? हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ के लोग जब देखेंगे तो यहाँ के लोग तो डेली उनको देख ही रहे हैं। बिल्कुल। नॉर्थ के लोग, नॉर्थ के नेताओं को, चाहे यूपी के हों या कुछ के यहाँ भी देखा है। जैसे मैंने अनंत सिंह को काफी सुना है, मैंने राजा भैया को भी काफी सुना है, मैंने गोंडा के एक विधायक को भी काफी ऑब्जर्व किया है, लेकिन मैंने ज्यादा साउथ को किया। ऐसा क्यों हुआ कि जब हाँ, मतलब मुझे प्रेम कुमार में सटल एक्टिंग से ज्यादा थोड़ा सा ड्रामेटिक रियलिज्म रखना था। क्योंकि मेरा ये मानना था कि बहुत सटल अभिनय भीड़ में कहीं गुम भी हो जाता है, बहुत जल्दी आता नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा एक लाउडनेस, एक मतलब रियलिज्म चाहिए, बट उसके अंदर ड्रामा चाहिए। तो मैं ड्रामा का इनपुट लाने के लिए जो लैंग्वेज बॉडी वगैरह का, तो मैंने सोचा मैं ऐसे एरिया में जाता हूँ जहां पर थोड़ा सा माहौल, बिल्कुल, और साउथ का थोड़ा सा जो माहौल है वो थोड़ा सा ड्रामेटिक रियलिज्म में होता है। तो वहां के हाव भाव, नेता तो नेता ही होते हैं, कॉस्ट्यूम हटा दो तो धोती पहना दो तो इधर का हो गया, और लुंगी पहना दो तो उधर का हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैनरिज्म को पकड़ने के लिए, चाल ढाल को पकड़ने के लिए मैंने थोड़ा सा उधर और इधर दोनों का मिश्रण करके, और अपनी जो क्वालिटी है उसको डायरेक्टर को मतलब ऑफ द कैमरा काफी, जैसे गाना सुना देना, जो डायलॉग इम्प्रोवाइज करना वो सुना देना, सुना करके अपनी चीजों को मैंने काफी इसमें बढ़वाया है। वरना ये लेंथ में तो काफी छोटा कैरेक्टर होता। अच्छा। लेकिन डायलॉग्स बढ़ा देना, जैसे वो जब वहां पहुंचता है परवेज आलम के ऑफिस में, तो वो मात्र 4 लाइन का डायलॉग था, लेकिन मैंने उसको 12-13 लाइन का बना दिया था। मैंने जब देखा तो मेरे लिए सबसे दिलचस्प वो सीन था जो मैंने सबसे पहले बार साझा भी किया। हाँ। एक बार वो सुनाए आप जरूर, हमारे लाइव है। अच्छा। जो आपने शुरुआत किया है, लेकिन उसमें काफी गाली है ना। गाली को दूसरे तरीके से
थोड़ा या फिर मैं आपको अर्ज करूंगा कि जो आपका सबसे फेवरेट डायलॉग रहा जो आपको दिल से पसंद है इस पूरे वेब सीरीज में। नहीं देखिए, फेवरेट मतलब प्रेम कुमार के तो सारे डायलॉग ही फेवरेट है, पूरा का पूरा सीन फेवरेट है, इसीलिए आज ये जनता के बीच है तो ये बताना तो अभी मुश्किल है कि कौन सा फेवरेट है कौन सा नहीं। और अभी लेकिन एक आपने जो बोला है वो उसमें गालियां, उसको गाली की तरह नहीं लिया जाएगा, जो बोलता है क्या कर सकते हैं। विद सचिव ने बोला कि सर सर सर, तो आपने जो जवाब दिया हाँ तो गाली हटा के, मतलब तब तक वो फट चुका होता है क्योंकि उसके घर पर वो रानी भारती आकर के उसको बर्खास्त कर चुकी होती है। बिल्कुल। और वो रिपोर्ट पे रिपोर्ट निकाले जाता है तो सीधा उसके ऑफिस ही पहुंच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो आप बाप उसको आप थोड़ा जो सुना है हमारे श्रोताओं को, कैसे आपने बोला तो विस सचिव को बताता है, वो बोलता है मैं मैडम से बात करता हूँ, तो बोलता है मैडम आज नहीं है, वो फूलपुर के विजिट पर गई है, चेक किए हम, तब तक एंटर करता है। और मैं क्या करता हूँ कि हर एंग्री सीन में जब एंट्री करता हूँ ना तो पहले मैं अपने ब्रीदिंग को पंपिंग कर देता हूँ। जैसे कि मैं ऐसे ब्रीदिंग लूंगा, कौन का चेक किया रहे, और वो फिर एंगर लेके एंटर करता हूं। तो हर एंगर में एक लंबा पंपिंग मार के ब्रीदिंग को अंदर होल्ड करके पूरे नस के अंदर आंख वाँख सब एकदम उस रौद्र में ले आऊंगा ताकि चेहरे पर वो आपको एक्सप्रेशन दिखे। तभी उसमें मेरी आंखें बिल्कुल आपको ऐसे दिखती हैं क्योंकि वो पंपिंग कर करके परफॉर्म किया हुआ है। मैं उसको आपको दोहराना चाहूंगा। मान लीजिए मैं वित्त सचिव हूँ और मैंने नॉर्मल बात कही थी, नहीं तो मैं डायलॉग का क्यों देख लूंगा कि कितना देर के बाद मेरी एंट्री होगी, उतना देर मैं सांस लेकर के पंप कर लूंगा और पंप में जैसे वहां पर आएगा वो रिलीज होता हुआ एंटर होता है। तो ये सब थोड़ा टाइमिंग है, तो वो तो अभी नहीं होगा। बिल्कुल। किसी ने कुछ मैसेज भेजा, हाँ नहीं, वो बेहतरीन अधिकारी बीप बीप करते हम लोग। कुछ ने बोला कि गर्दा एक्टिंग किया है। हाँ। एक ने कहा महारानी वेब सीरीज में मौका मिलने पे, तो वो बोलता है कि मैडम अभी है नहीं, फूलपुर का विजिट है, शेड्यूल चेक किए हम। देन वो अपने पंटर लोगों के साथ एंटर करता है। प्रेम का कौन का चेक कर रहा है? चेक करना आपका काम है, बड़का सीआईडी है आप लोग। जी 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 काहे का जी? अरे काहे अपना पैजामा से लात बाहर डालता है रे? सीधी सादी सीएम है तो गलत फायदा उठाएगा उनका। यहाँ का अनाज कड़वा लगने लगा है तुमको, शांति का जीवन पसंद नहीं है, एडवेंचर चाहिए, करवाए तुम्हारा एडवेंचर। हम बेबी को बोल पैकिंग शुरू करें, बिहार का दिन खत्म। 10 दिन के भीतर भीतर खुद ही कहीं डिपोटेशन पे निकल जाओ, नहीं तो झांकी निकाल के रख देंगे। ये जो ईमानदारी का भूत चढ़ा है ना तुम्हारे दिमाग पर, सारा भूते झाड़ देंगे। रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, रिपोर्ट ये है रिपोर्ट रे। ऐसा ऐसा रिपोर्ट से सुबह सुबह बिहार का बच्चा लोग जानता है क्या करता है, 10 दिन निकलो यहाँ से, और ऐसा करते हुए उसको धमकी देके वो निकल जाता है। मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, बहुत सारी इसमें चीजें थी बात, लेकिन जब इन्होंने कहा था कि डाक बंगला पे टांग दूंगा, हाँ तो वो सब इम्प्रोवाइज डायलॉग है क्योंकि वो डायलॉग मात्र 6 लाइन का, तो उसको मैंने 12-13 लाइन का बनाने के लिए बहुत सारे उसमें इम्प्रोवाइज था सारे जोड़ा डाक बंगला चौड़ा। हाँ तो ये सब राइटर नहीं लिख सकते, तो इम्प्रोवाइज डायलॉग्स हैं। ये बड़ी खूबी है हमारे पटना शहर को, इन्होंने कई जगह पहुंचा दिया। ऐसे कोई बात नहीं है, अभी मैं खुद ही पहुंचने के क्रम में हूं और आप लोग का जिस तरह से प्यार मुझे मिल रहा है बस ये मिलता रहे, तो ईश्वर तो जहां पहुंचाना है वो पहुंचा ही देगा। और एक शेर बताना चाहूँगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला कभी नहीं हारना चाहिए क्योंकि उतार चढ़ाव तो जीवन में आते ही रहेंगे। ये आशिक भाई से एक बात मैं जानना चाहूँगा, ये तो महारानी की बात कर लिया, आपके लाइफ का सबसे पहला जो शो या फिल्म था या शो था आपका सबसे पहला जो कैरियर का, जब आप बम्बई पहुंचे और जब आपका कास्टिंग होता था, या जो आप वो बताना तो मुश्किल है क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप जाते हैं तो ज़्यादा टेलीविज़न करते हैं। बिल्कुल। तो मैं जैसे पहुंचा था तो हकीकत सीरियल किया, उसके बाद से आप अम्रपाली करने लगे, तो लापतागंज करने लगे, चिड़ियाघर करने लगे। तो 1 डे 2 डे काइंड ऑफ वर्क दे ऑफर यू, मतलब उस तरह का कोई बड़ा ब्रेक तो मिलता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने ज़्यादा सीरियलों में या इस तरह के काम से ज़्यादा मैंने बॉम्बे में रहते हुए पढ़ाने पे ज़्यादा जोर दिया है। मैंने ज़्यादा वर्कशॉप करना, मॉडल्स को तैयार करना, एक्टिंग ट्रेनिंग करना, तो ये सब काम मैंने ज़्यादा किया है
अपनी जीविका चलाने के लिए, और बीच बीच में ऐड कमर्शियल करना और टेलीविज़न करना। फिल्में भी आपको मिल रही हैं तो छोटे रोल है, 2 दिन में ख़त्म हो गया, कोई रोल 4 दिन में ख़त्म हो गया। तो इस तरह का काम चलता तो रहा है। और मैं तो 4 साल 5 साल तो राजकुमार संतोषी को असिस्ट ही कर रहा था डायरेक्शन में। तो 5 साल तो मेरे पीरियड का सिर्फ डायरेक्शन में ही चला गया, जब मैं उनको डायरेक्शन में असिस्ट कर रहा था। लेकिन जब वहाँ मुझे लगा कि यहाँ सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर ही बन के रह जाऊँगा, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई फिल्म बन नहीं रहा कि जिसमें मुझे रोल भी मिले। क्योंकि मैं तो उस लालच में उनसे जुड़ा था कि जब डायरेक्शन में इनके साथ रहेंगे तो एक अच्छा सा रोल ले लेंगे। लेकिन जब मुझे लगा कि गुरु रोल तो मिलेगा नहीं, तो 2011 में मैंने फिर उनको छोड़ दिया और फिर से अपने पैशन में लग गया। लेकिन पढ़ाने का क्रम तो मेरा आज भी चलता है, मैं पढ़ाता ही रहता हूँ। और पढ़ाने के क्रम में ही पिछले साल मैंने एक यूट्यूब पर अपना चैनल भी लॉन्च किया था कोरोना काल में, जब मैं घर में बंद था तो हुआ कि क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इब्टा दिन में जो पोइट्री सीखी है, जो गाना गाए हैं, जो स्टोरी जानता हूँ, वहाँ से शुरुआत करता हूँ और धीरे धीरे इसको एक ट्यूटोरियल वीडियो के रूप में, एक चैनल के रूप में, जिसमें वॉइस की एंड एक्टिंग की बातें किया करूँगा। तो अब जब मैं बॉम्बे जाऊंगा, क्योंकि काफ़ी एक लंबा समय महारानी में 6 महीने का मेरा गया है, तो अब ट्यूटोरियल वीडियो बनाना शुरू करूंगा, ताकि उससे लोगों को थोड़ा सा लाभ हो कि व्हाट अबाउट द एक्टिंग, और उसके अलग अलग सेक्शन और वॉइस ट्रेनिंग एंड स्पीच ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों पर भी वीडियो आएगा। तो उसका नाम है सिंपल वॉइस। आपको कभी मौका मिले तो यूट्यूब पर जाइएगा, हाँ, और सिंपल वॉइस पे जाइएगा तो वहाँ पर आपको ग्रेट परफॉर्मेंस इंडियन और वर्ल्ड लिटरेचर का देखने को मिलेगा, जिसमें आप रामधारी सिंह दिनकर की, मतलब रश्मि रथी देख सकते हैं, फैज की। उस चैनल का नाम जरूर आप बताएं। सिंपल वॉइस, सिंपल वॉइस आपने सुना? SIMPLE, सिंपल वॉइस। मेरा अच्छा सा चेहरा उस पर दिख जाएगा आपको, सिंपल वॉइस के बगल में। आप उस चैनल पे जाइए और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, खास कर एक यूनिक वे ऑफ कथा गायन, मतलब स्टोरी विद सॉन्ग, वो मैंने काफ़ी अच्छा डेवलप किया है। तो उसमें आपको खलील जिब्रान और बुद्धा स्टोरीज और कई कथक, मतलब अब मचल उठा है दरिया, तो कई मतलब कथा गायन फॉर्म में मैंने कुछ कहानियाँ गाने के साथ परफॉर्म किया है। मैं कहना चाहूँगा अपने दोस्तों को, सिंपल वॉइस यूट्यूब चैनल है, आप ज़रूर देखिएगा आशिक भाई का। मैं सुना हूँ, मुझे सबसे अच्छा लगता है उसमें जब आप देखेंगे, मैं बता दे रहा हूँ ओपनली फ्रैंकली, आशिक भाई जो यहाँ दिख रहे हैं और जो सिंपल वॉइस में देखेंगे बिल्कुल ही अलग दिखते हैं। उसमें कला का इतना मिश्रण होता है, खुद से ही म्यूजिक को प्रिपरेशन है और गीत गा रहे हैं, सीन है। जो एक मैंने आपका सुना था जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन आइलैंड वेयर ऑल द फीलिंग्स लिव। बिल्कुल, उसमें हिंदी भी था, इंग्लिश भी था, और हिंदी में गाना है। बिल्कुल। तो हम लोग अब दूसरे तरफ चलते हैं। आपने सुना कि लापतागंज में भी काम किया है आशिक भाई ने कई, और ये बड़ा अच्छा एक चीज़ बताया आज आशिक भाई ने हम लोगों को कि एक कलाकार के साथ जो इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, उसके साथ साथ इन्होंने उसी ज्ञान को लोगों को बांटा भी है। यानी आप एक आशिक हुसैन को कलाकार के अलावा एक बेहतरीन नाट्य शिक्षक जिसे कह सकते हैं, वॉइस ट्रेनर। मैं बेसिकली अपने को बोलता हूँ वॉइस कोच। मैं लोगों की वॉइस ट्रेनिंग, क्योंकि मेरा मानना है कि 80 to 90% एक्टिंग में जो सोर्स है वो आपकी वॉइस है। अगर आपकी वॉइस है, आपकी स्पीच है, आप संवादों को सही तरीके से बोल देते हैं, तो आपका 90% एक्टिंग तो हो जाता है। बिल्कुल। आप ऑडिशन देने जाते हो, आपको एक कास्टिंग डायरेक्टर क्या थमाता है? एक पैसेज थमा देता है। बिल्कुल। आपको पैसेज बोलना है कैमरा के सामने, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर उस पैसेज को आप साफ साफ पहले तो बोल देते हैं, तो आपका तो 50% काम हो गया। और हर पैसेज से पता चल ही जाता है कि इसके अंदर इमोशन क्या है। वो गुस्से, लड़ रहा है तो गुस्से में बोलेगा, डर रहा है तो फियर के इमोशन लेके आए, मतलब बेसिक 2-3 इमोशन ट्रैवलिंग तो कर ही लेगा। तो सबसे पहले आ जाता है वॉइस एंड स्पीच। तो जो लिखा है आप उसको सही सही बोल रहे हैं क्या? वो इंटोनेशन में डायलॉग बोल रहे हैं क्या? कई लोग साहित्यिक लेवल पे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर देंगे एक्टिंग के, लेकिन वो संवादों को ही नहीं बोल पाएंगे। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा एक्टर को फोकस करना चाहिए अपनी आवाज पर, अपने संवाद, अपनी संभाषण पर, यानी कि उसके लिए भाषा और संवाद, मतलब वॉइस और स्पीच ही एक ऐसा एरिया है एक्टिंग के लाइफ में, एक्टर के लाइफ में, जो सबसे लंबा समय लेती है ट्रेनिंग का। क्योंकि उसका विकास क्रम बहुत लंबा है। तुरंत आप किसी भी भाषा को एडॉप्ट नहीं कर सकते। मतलब अंदर से बोलने के लिए, भावनात्मक ढंग से बात करने के लिए बहुत गहन ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। सबसे लंबा समय लगता है और इसी में सबसे ज़्यादा लोग, हम सब मार खाते हैं।
ऐसा बात नहीं कि मेरी अभी वॉइस बहुत अच्छी हो गई और मैं तो लंदन से भी सीख करके आ गया, नहीं, लगातार अभ्यास जरूरी है, क्योंकि शरीर ही तो है। अब शरीर किस रूप में अंदर से है आपको तो मालूम नहीं, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आज का जो खान पान है, आज का जो वातावरण है, उसमें आपका शरीर अंदर से कैसा है आपको क्या पता। आपको लग रहा है कि हम बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन अंदर से हैं कि नहीं, नहीं पता। लेकिन अंदर से जैसे हैं वैसे ही आपकी वॉइस है, यहाँ से जैसे हैं वैसे ही आपकी भाषा है। यहाँ से जो सुना है तो अपने सुनने को बदलिए। अगर आपको जैसे जैसे जिस क्लास का आपको बोलना सीखना है उस क्लास के लोगों को सुनना शुरू कर दीजिए, आपकी भाषा वैसी हो जाएगी। आपको भोजपुरी बोलना है, भोजपुरी वाले को सुनिए। बिल्कुल। आपको इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश वाले को सुनिए। आपको दिल्लीआइट बोलना है, दिल्लीआइट वाले को सुनिए। आपको थोड़ा सा अपर लोगों को फॉलो करना है, अपर लोगों को, मतलब अच्छे बोलने वाले को सुनेंगे तब आप अच्छा बोलेंगे। खाली घर में बैठे हमको अच्छा बोलना है, हमको अच्छा बोलना है, उससे नहीं होगा। ये तो सच कहा गया। एंड दिस इज द गोल्डन टाइम। इस समय एक्टिंग सीखना और अपने को विकसित करना, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना इतना आसान है जो हम लोग के वक्त में नहीं था। और आपके पास गूगल और यूट्यूब है, मतलब इतने सारे सोशल मतलब OTT प्लेटफॉर्म है और सोशल क्या इसको क्या कहेंगे, सोशल मीडिया है, मतलब फेसबुक है। हर जगह पर इतना लोगों को आपको देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, बहती गंगा मतलब कचड़े की तरह भरा पड़ा है, उसमें चुनाव करना आपका काम है। आप गलत चीज भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सा अब यूट्यूब पर जाते हैं, चीजें बहुत हैं, उसमें से हमारे काम का कौन है ये डिसाइड करना। दिस इज योर जॉब। ये कोई नहीं बताएगा, वो आपको अंदर से पूछना होगा। आपकी रुचि बताएगी कि हमें क्या सुनना है। बिल्कुल, ये तो सच है कि एक सोशल मीडिया या फिर आज के जमाने में गूगल आज बहुत आसान है एक एक्टर को ट्रेंड होने के लिए या किसी चीज में भी इंप्रूव होने, क्योंकि हर चीज का ट्यूटोरियल वीडियो, हर चीज के मॉडल्स पड़े हुए हैं। अब आपको देखना है कि आप कहाँ अपना समय लगा के क्या चीज सीखना चाहते हैं और बस लग जाइए। और हमारे फील्ड में तो माना गया है कि 70% अभ्यास एंड 30% पढ़ाई। बिल्कुल। आपने सुना होगा आशिक भाई ने अपना अनुभव साझा है। इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला है। अगर कोई भी, मुझे लगता है सिर्फ नाटक ही नहीं है, अपने कैरियर में मंजिल की ओर बढ़ने के लिए, चाहे वो आप अपने नौकरी के लिए जाना चाहो या अपने एग्जामिनेशन पास करना चाहे, तो ये 70% जो अभ्यास है, जैसे मैथ्स के, हाँ, मतलब जो बनना है उसमें आप 70% लगाइए, 30% उसके ज्ञान पर लगाइए, उस सब्जेक्ट के। क्योंकि हम लोग करता है ना, हम तो पढ़ करके जर्नलिस्ट को 70% पढ़ने पड़े, क्योंकि उसको लिखना है एक पत्रकार को, हमें तो उस चीज को करना है। फुटबॉलर जो है उसको 70% फुटबॉल की प्रैक्टिस में लगाना होगा, 30% उसके बारे में पढ़ना होगा। बिल्कुल। एक क्रिकेटर को यही काम करना होगा। 30% रीड अबाउट दैट, एक्सप्लोर अबाउट दैट, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस 70% ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला है कि आपको अपने काम का, बिल्कुल, परफॉर्मिंग आर्ट की बात मैं कर रहा हूं। अगर दूसरे सब्जेक्ट में है, आपको मास कॉम में जाना, तो आपको पढ़ना ज्यादा है, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट में अभ्यास चाहिए। डांस में, सिंगिंग में, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में, एक्टिंग में, तो उसमें 7 to 30% का फॉर्मूला यू शुड अप्लाई। एंड कहाँ से क्या मटेरियल लेना है ये बहुत अच्छा होना चाहिए। और हर दिन अपने को विकसित करने का क्रम होना चाहिए कि इस महीने में कितना डेवलप हुआ, इस महीने कितना डेवलप हुआ। ये सब तो शिक्षा की बात है जो मैं बक रहा हूँ। अल्टीमेटली बम्बई अपने हिसाब से चलती है और उसको आपको जहां ले जाना है बहा देती है। मौके मगर आते हैं, मीन्स उसके कहते हैं कि बम्बई महानगर है और माया नगरियों का शहर है। करेक्ट। मेरे कुछ दोस्त जब गए थे, वो फिल्मी दुनिया में नहीं गए थे, और हम लोग सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। जब मैं पहली बार बम्बई गया, आपने नाम सुना होगा, एक संस्था है वहाँ के एंट्रेंस के लिए। एंट्रेंस तो मैं यहाँ भी, जैसे मुझे शौक था, मुझे बम्बई देखना था। बम्बई में आप जैसे कई लोग मेरे बड़े भाइयों की तरह और कुछ जानने वाले थे, तो उसने बड़ी वो स्ट्रगल करके और एक अच्छी कंपनी, वो कंपनी में काम कर रहा था, वो IT में पहुंच चुका था मैनेजर। तो वो मुझे शाम में ले गया था वो हाजी अली वाली सड़क पे, और वो बहुत खूबसूरत पाथ बना हुआ था जहाँ पे लोग बैठ भी जाते हैं। करेक्ट। तो बड़ा शाम का वक्त हो गया था, थोड़ी सी रोशनी आ रही थी और लहरें निकल रही थी। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली, मैं बहुत सुन के मुतासिर हुआ कि जो आपने बताया ना कि बिहार से लड़के निकल के जाते हैं, उनके लिए नई नई चीज़ें होती है बहुत। लेकिन उसने बोला था कि ये बम्बई शहर है, ये डिसाइड करता है
और समय ज़रूर लगता है, लेकिन वो अपनाता ज़रूर है उस लोगों को। और जो आशिक भाई भी वहाँ तक पर आशिक भाई से हम कुछ और भी चीज़ें, अगर आपके पास सवाल है तो आप ज़रूर पूछिए इस लाइव में। आशिक भाई आज जो आशिक भाई को लोगों ने देखा, आशिक हुसैन साहब को, प्रेम कुमार के, आने वाले टाइम में आप कैसे बताना चाहेंगे कि अगर फिर से देखना चाहे इसी तरह दिलचस्प कैरेक्टर? देखिए, एक्टर तो ये बता ही नहीं सकता कि आने वाला कल उसका क्या है, क्योंकि उसको तो पता नहीं कि अभी कौन सा काम उसको मिलेगा। हाँ, क्योंकि वो कहीं एक जगह पर, और प्रोफेशन में क्या है ना कि आप निकलते हैं, जैसे एक आईएएस को आईएएस बनना है तो आईएएस बनने तक का ही संघर्ष है, और वो आईएएस बन गया, अब वो रिटायर होगा। अभी हालिया रिलीज होने वाली या किसी को बैंक में नौकरी करना है तो जितनी मेहनत है वो बैंक में, एक बार किसी बैंक में नौकरी लग गई तो अब उसका काम शुरू हो गया। तो देयर इज ए मैकेनिकल काइंड ऑफ जॉब। बट एक्टर तो एक काम किया, अब कल उसके जीवन में काम है कि नहीं है, कौन सा रोल, उसको क्या पता। तो हर मतलब जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, ये वाली हालत है कि हर कदम। अब जैसे अभी प्रेम कुमार मैंने खत्म कर दिया, मुझे अगला प्रोजेक्ट तो पता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी कुछ और कर नहीं रहा हूँ। एक अभी जो हसीन दिलरुबा भी 2 जुलाई को आ रही है, वो तो हाँ, तो वो तो मैंने महारानी के पहले कर दिया था। अच्छा। लेकिन इत्तेफाक से कोरोना काल वगैरह होने के कारण उसको जिस समय पर रिलीज होना चाहिए था नहीं हुआ। फाइनली वो नेटफ्लिक्स पर आ रहा है और महारानी के बाद आ रहा है, क्योंकि वो तो मैंने 2020 फरवरी में ही कर दिया था। मतलब कोरोना तो मार्च में शुरू किया था मोदी जी ने ना 2020 में, उसके पहले उसकी शूटिंग खत्म हो गई थी। उसको तो जून जुलाई में रिलीज होना था, लेकिन वो करते करते अब आ रहा है महारानी, अब आ रहा है। तो महारानी के बाद अभी मेरा नया क्या है ये मुझे नहीं पता। नहीं, मैं महारानी के बाद जो अभी मैंने लेटेस्टली जो रिसर्च किया तो पाया कि आपका एक हसीन दिलरुबा नेटफ्लिक्स पे आ रहा है 2 जुलाई को। बट वो ओल्ड वर्क है, मतलब इससे वो प्रेम कुमार के उधर का काम है। अब अभी चूंकि ये प्रेम कुमार अभी आया है, अब ये प्रेम कुमार जो मार्केट में आया, अब इसके बाद मेरी दिशा क्या होगी, अब ये तो बॉलीवुड बताएगा, अब तो करण जौहर बताएगा, बिल्कुल हम उम्मीद यशराज बताएंगे, ये सारे महेश भट्ट बताएंगे। अब तो बॉल मैंने फेंक दिया उन लोगों के पाले में जो वहाँ के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। मैंने एक बॉल उनके पाले में फेंक दिया, मैंने अपना काम करके दिखा दिया। अब वो मुझे इस काम के बदले क्या देते हैं, और मुझे लगता है ईश्वर अब अच्छा ही और देगा, क्योंकि यहाँ तक लाया तो अब यहाँ से आगे ही जाना है, पीछे तो कोई जाता नहीं है। बिल्कुल, हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि आशिक हुसैन, ये तो गंगा नदी, ये तो नदी की तरह है, मिलना तो सागर में ही जा करके है। कब मिलते हैं देखते हैं। एक सवाल और पूछना चाहूँगा जो अमूमन बहुत ज़रूरी होता है कलाकारों के लिए, क्योंकि आपका बड़ा लंबा सफर रहा है, क्योंकि मैं फील कर सकता हूं, अभी इतना भी लंबा नहीं है, अभी मतलब अभी बहुत बड़ा सफर बाकी है। अब ये पर्दे के ऊपर मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो आप में रग रग में जो कलाकारी छिपी थी, जो आपने बताया स्कूल से ही छिपी हुई थी, और अब तो आप ट्रैक पे है, तो कभी ऐसी कोई ख्वाहिश हुई हो कि जिंदगी में कम से कम एक बार इस तरह का, मैं ये नहीं कहता हूँ उसको कॉपी करना है, लेकिन इस तरह का दमदार, वो कैसा कैरेक्टर आप करना चाहेंगे अपने कैरियर में? अभी तक मैंने उस पर विचार नहीं किया है, क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ तो बहुत जल्दी फैसिनेट हो जाता हूँ। जो फिल्म देखता हूँ तो उसमें मुझे कोई ना कोई एक रोल मिल ही जाता है। जैसे मकबूल देखता हूँ तो मुझे पंकज कपूर का वो जो अब्बा का कैरेक्टर वो फैसिनेट करने लगता है। जब मैं वो वेडनेसडे देखने लगता हूँ तो नसीर भाई का कैरेक्टर फैसिनेट करने लगता है कि कुछ ऐसा मिलना चाहिए। आप गॉडफादर देखते हैं तो आप अल पचिनो जैसा या मार्लन ब्रांडो जैसा करने लगते हैं। तो अलग अलग हर फिल्म देखते तो लगता है ये वाला रोल मुझे मिलता तो मैं ज़्यादा अच्छा करता। तो ये अभी स्कूली बात हो गई कि आप कौन सा रोल करना चाहते हैं। आप हैमलेट करना चाहते हैं कि मकबूल करना चाहते हैं, आप मतलब क्या मैकबेथ करना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि जो भी काम करें स्टैंड आउट होना चाहिए और उसमें आपकी प्रतिभा निखर के आनी चाहिए। दर्शकों का मनोरंजन होना चाहिए, बिकॉज आई एम हेयर टू इंटरटेन पीपल, नॉट टू एडिफाई पीपल। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उपदेश देता हुआ कुछ काम करूं, कुछ संदेश देता रहूं। दिस इज नॉट माई जॉब एज एन एक्टर। माई जॉब टू इंटरटेन पीपल। हाँ, उस इंटरटेनमेंट के तहत कुछ उपदेश भी क्रिएट हो जा रहा है तो ये सोने पे सुहागा है, लेकिन उसके लिए पगलाना नहीं है। आपका काम है इंटरटेन करना, क्योंकि लोग आपको इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, साथ में कुछ संदेश भी प्राप्त कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त कुछ लाइव आ रहे हैं, रवि जी भी,
एक श्रोता आपसे बड़ी अच्छी बात कही है कि आपको अमित शाह का रोल मिलेगा तो कैसे कीजिएगा। उसने कहा है कि अमित शाह का बायोपिक जब बनेगा तो आप लीड रोल में, उसने ऐसी संभावना व्यक्त किया और कह रहा कि हम लोग देखना पसंद। अभी आज ही मैंने दाढ़ी बना दिया है, अगर मैं अपनी दाढ़ी में बैठता तो आपको लगता कि अमित शाह से ही आप बात कर रहे हैं। सिर्फ मैं मोटा नहीं हूं तो अब उसको करने के लिए मुझे कम से कम थोड़ा वेट पुट ऑन करना पड़ेगा, बट मैं बहुत अच्छा करूंगा। मैं राजनाथ का भी कैरेक्टर बहुत अच्छा करूंगा। बिल्कुल। और एक और साथी हैं, पटना से पत्रकार हैं, उन्होंने आपके पूरी वेब सीरीज देखा, उन्होंने सबसे पहले आपको बधाई दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। चौबे जी को बधाई। प्रेम कुमार चौबे जी को, बिल्कुल, चौबे जी को बधाई। और मैं एक बार कहना चाहूँगा कि उन लोगों के लिए, इसमें कुछ थिएटर के दोस्त मेरे जुड़े हुए हैं जी जी, कि उनको अगर आपको एक लाइन में कहना हो। बट कुछ नहीं, एक्टिंग कैन नॉट बी टॉट, इट कैन बी लर्न। आप इसको सीख सकते हैं, इसको कोई आपको पढ़ा नहीं सकता। और सीखने का क्रम भैया ये सामूहिक कार्य है, तो आप किसी ग्रुप या किसी थिएटर ग्रुप या समूह में ही इसको सीख सकते हैं। अभिनय आप अकेले घर पे बैठ के नहीं सीख सकते। नंबर 1, अभिनय सीखने का जो मतलब सबसे शॉर्ट फॉर्म है अगर बता दूं तो द 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एक्टिंग इज ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन। तो सबसे पहले जितना ज़्यादा देखना शुरू कर सकते हैं, आपके 5 सेंसेस को अनुभव कराने का काम शुरू कीजिए। आप देखना शुरू कीजिए, जितना देखेंगे उतना ज़्यादा आप करेंगे, जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा आप बोलेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे आपका दिमाग उतना रिच होगा। तो अपने 5 सेंसेस को ऑब्जर्वेशन के एरिया में लगाइए। और सबसे पहले तो अपना खुद का ऑब्जर्वेशन कीजिए कि मुझे जब गुस्सा आता है तो मेरे अंदर क्या होने लगता है, मैं जब डरता हूँ तो मेरे अंदर क्या होने लगता है, मैं जब खुश होता हूँ तो मेरे अंदर क्या डिग्री होती है, मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ, मैं किस तरह से उठता हूँ, मैं किस तरह से बैठता हूँ। हर सिचुएशन में दिन भर अपना अवलोकन, अपना अवलोकन से इर्द गिर्द समाज का अवलोकन। और आजकल बड़ा अच्छा माध्यम है, हर दिन फिल्म, हर दिन टेलीविज़न पर कोई वेब सीरीज़ देखिए, कोई फिल्म देखिए, देखना शुरू कीजिए, क्योंकि आप उसी चीज़ की कल्पना करते हैं जिसको आपने कभी ना कभी सुना है, देखा है, पढ़ा है, जाना है। बिल्कुल, उतना ही में आदमी घूमता है, और जैसे आप जो देखा है उसको कल्पना करते हैं, उसका विजुअलाइजेशन आने लगता है। और जो छवि आपके दिमाग में आती है उसको बस क्रिएट कर देना है, उसको परफॉर्म कर देना है। बिल्कुल। तो ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन, ये 3 चीज जितना डेवलप करेगा उतना ज्यादा आप परफॉर्म करते जाएंगे। बाकी स्किल्स है, कला है, स्किल्स है, तैरना स्किल है, कार चलाना स्किल है, घोड़ा चलाना स्किल्स है, गाना गाना स्किल्स है, ढोलक बजाना स्किल्स है। ऐसा नहीं कि जो ढोलक नहीं बजाएगा वो एक्टर नहीं है, लेकिन आप एक्टर में ढोलक भी बजाते हैं तो आपके गले में डायरेक्टर ढोलक टांग के बजवा के एक काम निकाल लेगा। आप गाना भी जानते हैं, बाकी लोगों से अच्छा गाते हैं तो आपको लीड कर देगा, बाकी कोरस हो जाएंगे तो आप ज्यादा आगे सामने। तो अपने स्किल्स को बढ़ाना यानी कि अपनी क्षमता को बढ़ाना एज एन एक्टर। तो आपके अंदर देखना पड़ेगा कि आप हैं क्या, आपके अंदर ईश्वरीय गुण क्या क्या है। जो ईश्वरीय गुण है उसी को पॉलिश कर दो, कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं है। ईश्वरीय गुण हर के अंदर है, उसको पॉलिश कर दीजिए। एंड 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एक्टिंग पे काम कीजिए, अपने ऑब्जर्वेशन पर, इमेजिनेशन पर एंड विजुअलाइजेशन पर। बिल्कुल। मैं उन दोस्तों को बताना चाहूँगा फिर से, जो कुछ दोस्त मेरे लेट से जुड़े हैं, अभी हम साथ बैठे हैं हालिया रिलीज सोनी लिव पे चर्चित और उम्दा महारानी वेब सीरीज का, जिसमें महत्वपूर्ण किरदार निभाया है आशिक हुसैन ने। पशुपालन में जब उस नाटक को हम देखते हैं, उस वेब सीरीज को पूरी देखते हैं और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो पूरे इशू बेस्ड है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर पशुपालन मंत्री। पशुपालन मंत्री को हमें निभाया हमारे बिहार के पटनैया कलाकार आशिक हुसैन ने। मैं इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ, शायद आशिक साहब बोले कि दोबारा बोल रहे, क्योंकि कई लोग नए दूसरे देश में जो रहते हैं मेरे दोस्त लोग, वो जुड़े हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो फिर से जानने को। एक पत्रकार पूछ रहे हैं कि अभी जैसे जैसे लोग फिल्म वेब सीरीज देख रहे हैं तो उसमें अलग कहानियों के बारे में जो हो रहा है, उसको आप एक श्रोता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह इसको, किस नज़रिए से इसको वेब सीरीज को देखे? वो देखिए, जब आप नाटक करते हैं तो एक समूह बैठ के जब एक नाटक करता है तो हर
एक्टर के पास नाटक की पूरी एक स्क्रिप्ट होती है और रिहर्सल के ही क्रम में उस एक्टर को पता होता है कि इस पूरे नाटक में क्या है। फिल्म एक ऐसा माध्यम है और खासकर वेब सीरीज 8 घंटे का माध्यम है, तो पूरे शूटिंग के दौरान आपको सिर्फ अपने सीन के बारे में ही पता होता है, उतना ही आप जानते हैं जितने में आप हैं, क्योंकि उतना ही आपको मिलता है, उतनी की ही शूटिंग होती है। आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, आपको इसके विषय में उतना पता नहीं होता है। हम भी दर्शकों की तरह ही 28 को देखते हैं पूरा, अच्छा ये पूरा वेब सीरीज ऐसा है। हमेशा आप जब भी, मेरा ये मानना है कि आप जब भी किसी चीज को देखते हैं तो एक कहानी के रूप में देखते हैं। महारानी भी एक कहानी है, रानी भारती की, एक चीफ मिनिस्टर की ऐसी पत्नी जो गांव की लड़की है, जिसने कभी पटना नहीं देखा, वो अपने 3 बच्चों के साथ घरेलू औरत है, वो पूरा अपना अच्छे से ईमानदारी से अपने घर का पूरा काम करती है, जहां जिस भी बैकग्राउंड की है उस बैकग्राउंड का काम करती है वो, और वहां से किसी कारणवश वो पटना आती है, उसका पति घायल होता है और घायल होने के बाद एक राजनीतिक उथल पुथल होती है कि अब हर आदमी चाहता है कि मैं उस पोस्ट पर आऊं, और उसके पति को मौका मिलता है और उसको वो बना देता है। चूँकि वो दिल की साफ़ है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, कुछ अच्छा काम करना चाहती है, और धीरे धीरे वो भावनात्मक लेवल पर इतना आगे बढ़ती है कि वो अपने ही पार्टी के अंदर के लोगों के ऊपर चार्जेस लगाना शुरू करती है। एंड ऑफ द डे अपने पति तक को वो जेल भिजवा देती है। तो रानी भारती एक सिंपल सी स्टोरी है, उसके बिल्कुल घरेलू महिला से लेकर के सत्ता के उस कुर्सी तक पहुंचने की ऑनेस्टी एंड ईमानदारी के साथ, और किस तरह की एक स्वस्थ राजनीतिक नेता होना चाहिए, जो हमारे रहनुमा हैं वो किस तरह से प्रदेश को चलाने का काम करें। तो एक उस तरह से ये कहानी है। तो हम अगर सिंपल कहानी के ग्राफ में बह के चले, अब कहानी देखते हुए अगर हम इधर उधर भागने का रेफरेंस करेंगे तो आप खुद अपने दिमाग को एक्स्ट्रा बिल्कुल थका रहे हैं। तो सिंपल रानी भारती के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रानी से महारानी बनने का सफर, उसमें कुछ घटनाक्रम है। घटनाक्रम को मैं कह रहा हूं इसमें ना लिखा जाए कि दिस इज द सेट ऑफ 90s बिहार, तो इससे क्या फर्क पड़ जाना है महारानी को कि ये 90 के दशक की कहानी है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कहानी तो कहानी है। रानी से महारानी बनने की एक औरत की कहानी है। वो 90 के दशक ऐसा लेने से एक रेफरेंस बढ़ जाता है, फिर उस तरह के कॉस्ट्यूम मिल जाते हैं डिजाइनर को डिजाइन करने के लिए, उस तरह का म्यूजिक, उस तरह के संवाद, उस समय किस तरह का वातावरण था, किस तरह के आर्किटेक्चर थे। तो एक डिजाइनर लोगों को डिजाइन करने में और प्रेजेंट करने में एक ये मिल जाता है। ये किसी की बायोपिक तो है नहीं, ये गांधी फिल्म तो है नहीं कि गांधी जी पर बनी हुई है तो गांधी जी पर सारा कुछ हो रहा है। दिस इज द इमेजिनेटिव स्टोरी एंड एज एन एक्टर आई फील दैट दिस इज अ टोटल इमेजिनेटिव। प्रेम कुमार इज द इमेजिनेटिव कैरेक्टर। पशुपालन मंत्री वो बिहार का, ये उत्तर प्रदेश की भी कहानी होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये चेन्नई की भी होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक मंत्री हूँ। एक मंत्री की तरह मेरे जी में जो काम आ रहा है वो मैं अपना काम करता जा रहा हूँ। जो संघर्ष मिल रहा है मुझे, मैं वो संघर्ष कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूंगा उन श्रोता से जिसने ये सवाल, तो ऑलवेज फॉलो द स्टोरी, बिल्कुल, कि आप इसको बिल्कुल एक नाटक की तरह देखिए, कहानी की तरह देखिए। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, मैं टेक्निकल ज्ञानी उस तरह आशिक भाई से नहीं। आज एक कहानी है और कहानी को डिफरेंट चरित्र लोग आकर के एक विस्तार के रूप में आपके सामने रख रहे हैं। वो कहानी आपका मनोरंजन भी कर रही है और बहुत सारी चीजों को जीवन में बता रही है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो इसी के साथ मेरे दोस्तों लगता है हम लोगों ने काफी लंबी चर्चा, बहुत लंबी चर्चा, और ये मैंने पहली बार इस तरह का कोई फेसबुक लाइव किया है। एंड मतलब ये तो महारानी से भी ज्यादा टफ हुआ मेरे लिए क्योंकि मुझे पता नहीं क्या क्या बकना है और क्या क्या बक दिया मैंने। अगर कुछ गलत हुआ हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम। हम लोग के लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। कहानियां सुना था आपके बारे में, कहानियां आपके कैरियर, हम नौजवानों के लिए बड़ा इंस्पायरिंग था ये बात, क्योंकि आपने जो बताया, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मैं हर लोगों को ये जरूर दिखाऊंगा। नहीं, चीजों को विस्तार से नहीं बताया, लेकिन वो मौका नहीं है अभी। नहीं, बिल्कुल आपने शॉर्ट में ही बताया है अपने कैरियर का। वो हम सभी नौजवानों के लिए, शायद सब दोस्त जो इतने सुन रहे थे, इंस्पायरिंग है कि आपने अपने पैशन को, कहते हैं कि अपने पैशन को कभी अगर चाहते हैं तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। जो मतलब नहीं, जो सोचा है उसको पाने के पीछे आप लग जाओ तब तक, जब तक वो प्राप्त ना कर लो, यही मेन है, तब तक लगे रहो। मैं थोड़ी देर में ख़त्म कर रहा हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो शुरुआत में ही
हमारे एक श्रोता ने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि, तो मैंने कहा था कि मैं ख़त्म कर उसी पर करूँगा। जैसा कि आपने बताया कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं और आपका सिंपल वॉइस यूट्यूब पर चैनल है। फिर से मैं सभी दोस्तों को बता देता हूँ कि आशिक हुसैन साहब एक बेहतरीन कलाकार के अलावा एक बेहतरीन नाट्य शिक्षक भी हैं और एक बढ़िया गायक भी हैं। आप ज़रूर इनका यूट्यूब पर सिंपल वॉइस चैनल को ज़रूर देखेंगे, जहाँ पे आपको साहित्य से भी रिलेटेड कविताओं को अलग अलग तरीक़े से म्यूज़िक के साथ ये सुनाते हैं। मैं आशिक साहब आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अब इस ख़त्म की तरफ हम लोग चल रहे हैं लाइव में, जो सबसे आपकी नज़र में सबसे शॉर्ट। तो नहीं, मैं महारानी का ये गीत सुना दो। एक्चुअली इसमें प्रेम कुमार कहीं कहीं गुनगुनाता भी है। बिल्कुल। तो जब छठे एपिसोड में खयाती के साथ उसका एक सीन होता है, तो उस सीन की शुरुआत तो सीधे डायलॉग से होती है कि इतना सुबह सुबह आप कहाँ जा रही हैं मंत्री जी। तो मैंने इसके पहले हुआ कि मैं थोड़ा सा इसको देख के गुनगुनाऊंगा, तो उन्होंने बोला गुनगुनाओ, तो मैंने प्रीमिक्स टाइप का बनाया था गाना, तो वही गा रहा हूँ। उसमें पूरा नहीं है गाना, थोड़ा सा ही है, आधा कट गया है। गोरे गोरे गाल तोरा, पातर पातर होठ हो, कम बेबी यू आर अ बम बेबी, कम बेबी यू आर अ बम बेबी, अरे बैया में भर के रानी हो, बैया में भर के रानी करी लपलप हो, गोरा गोरा गाल तोरा, लचके जब कमरिया तोरी, जियरा मोरा धड़के हो, लचके जब कमरिया तोरी, जियरा मोरा धड़के हो, तुमरे जो बन कर रस पीने को मन मोरा तरसे हो, है करो न गम बेबी, यू मी और हम बेबी, आइटम बम बेबी, अरे बैया में भर के रानी करी लपलप हो, गोरा गोरा गाल तोरा। इतना भोरे भोरे हमको छोड़कर काहे जा रहे हैं मंत्री जी। वाह, क्या बात है। इसी के साथ हम लोग आज अपनी लाइव ख़त्म कर रहे हैं और हम सभी श्रोताओं का भी शुक्रगुजार हैं और अपने तमाम दोस्तों का जिन्होंने इतना पेशेंसली के साथ, हम लोग 10 मिनट लेट हो गए थे टेक्निकल इशू की वजह से, और आशिक भाई ने भी जो समय दिया उसको वाजिब हमारे साथ निभाया और समय दिया और अपने अनुभव को बहुत खूबसूरत तरीके से साझा किया हम लोगों के साथ। उम्मीद करते हैं इस वादा के साथ कि आने वाले समय में आशिक भाई और नए नए दमदार रोल के साथ हमारे बीच में आएंगे और आप फिर से मैं भी यही चाहता हूँ कि तरह प्रेम कुमार और अब अलग अलग रूप में। बिल्कुल, सिर्फ इसके सेकंड सीजन में तो आप देखेंगे ही। अच्छा, ये बात रह गई थी, आपने बताया नहीं, जाते जाते आप जरूर बता दीजिए। नहीं, इसका सेकंड सीजन शायद अगले साल तक आएगा फिर से। अभी तो शुरुआत हुई है राइटिंग की। दिल थाम के दोस्तों, दिल थाम के बैठिएगा महारानी। बट आई एम नॉट श्योर, मतलब जो सफलता मिली है तो चैनल सेकंड सीजन बनवाता है। हम उम्मीद करते हैं आएगा, जैसे स्कैम का भी बन रहा है। दिल थाम के बैठिएगा। आपने ये राज की बात छिपा के रखा था, आशिक भाई ने अभी बताया है कि दिल थाम के बैठिए। इसके सफलता और लोगों के पसंद के बाद हम महारानी को ज़रूर से सेकंड सीज़न भी देखने जा रहे हैं बहुत जल्द। और आप फिर से याद करिए, आने वाले 2 जुलाई को नेटफ्लिक्स पे दोबारा हम, अब जिस तरह से लोग दीवाने हो चुके हैं आशिक साहब के, कलाकार तो बहुत सारे थे लेकिन प्योर पटनैया अंदाज में, और ये बड़ी खूबसूरती की बात थी कि इर्द गिर्द महसूस ऐसा होता है। बार बार आशिक साहब ने बताया हमें कि ये एक बिल्कुल ये एक वेब सीरीज़ की तरह देखिए इसको, इंटरटेनमेंट की तरह आप इसको देखिए। तो आप इनको फिर से एक नए रूप में देखने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स पे 2 जुलाई को। हसीन दिलरुबा में आप देखने जा रहे हैं, और यूट्यूब पर सिंपल वॉइस में तो अलग अलग रूप हैं ही। फिर से आप खुद से बता दीजिए अपने जनता को। लाइक सब्सक्राइब यूट्यूब पर जाइए और सिंपल वॉइस वो सब्सक्राइब पसंद आए तो करते हैं हम, उसके लिए हम बोलते नहीं हैं बिल्कुल। लेकिन आप सिंपल वॉइस पे जाइए और तरह तरह के वहाँ पर वीडियोज़ हैं, आप उसको देखिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और उस पर वर्ल्ड लिटरेचर से संबंधित काफ़ी वीडियोज़ अब आते ही रहते हैं।